जिंदगी बदलने का काइज़न तरीका। मदर टेरेसा ने कहा है कि छोटी छोटी चीज़ें बड़े ही प्यार से करें। हम कितना एफर्ट करते हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर तो ये करता है कि हम उसे कितने प्यार से करते हैं। हम उसे कितना ज़्यादा देते हैं ये उतना मैटर नहीं करता जितना कि हम उसे कितने प्यार से देते हैं, क्योंकि भगवान के लिए ना कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी भारती और मैं लेकर आई हूँ वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ की ऑडियो बुक समरी, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट माउरा। तो आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में जानेंगे जिसकी हेल्प से आप छोटी छोटी चीज़ें करके बड़ी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। उस टेक्निक का नाम है, पता है क्या? काइज़न। जी हाँ, ये एक ऐसी टेक्निक है जो छोटे छोटे कदमों से लंबे रास्ते को तय करने की बात करती है। आज ना जापान में बहुत से लोग इस टेक्निक का यूज़ अपने बिजनेस को ग्रो करने और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने में कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल ना जापानीज़ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी ख़राब इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किया था। ये जो राइटर हैं ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इसलिए वो स्टार्टिंग से ही उन लोगों को बड़े ध्यान से देखते थे जो डाइटिंग करके ना अपना वेट कम कर लेते थे, अपने ख़राब रिलेशनशिप्स को सुधार लेते थे, या फिर कोई कंपनी पिछले 50 सालों से आज भी मार्केट में टॉप पर क्यों बनी हुई है। वो अपने करियर की स्टार्टिंग से ही ना ये सब समझना चाहते थे कि आखिर इसके पीछे ऐसी कौन सी टेक्निक है जो काम करती है। इसके लिए वो खुद से ना 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते थे। फर्स्ट, लोग कैसे सक्सेसफुल होते हैं, और सेकंड, सक्सेसफुल लोग कैसे कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल बने रहते हैं। बस तभी उन्हें काइज़न टेक्निक के बारे में पता चला। अब आप अगर इसे एक सिंपल तरीके से समझना चाहें तो एक ग्रेट और एवरलास्टिंग चेंज ही है काइज़न, जिसका इस्तेमाल धीरे धीरे कई स्टेप्स में किया जाता है। ये स्टेप्स कभी कभी बहुत छोटे भी हो सकते हैं, जिन्हें बताने में आपको शर्म भी आ सकती है। जैसे कैफ़ीन को कैसे छोड़ें, यानी अगर आपको कोक पीने की बुरी लत है तो आप इसे सडनली ना छोड़ें, आप एक एक कप कम पीकर धीरे धीरे छोड़ें। काइज़न यानी किसी काम को आपकी हैबिट में डालना होता है, यानी जब आप किसी काम को धीरे धीरे कई दिनों तक करते रहेंगे ना, तो आपको उसकी हैबिट पड़ जाएगी, आदत हो जाएगी। काइज़न की थ्योरी है कि छोटे छोटे अवॉर्ड्स बड़े रिटर्न की ओर ले जाते हैं, यानी छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके फादर ने ना उन्हें एक वर्क प्लेस पर काइज़न के इस्तेमाल करने की पावर के बारे में बताया था। फिर उनकी माँ ने काइज़न के पावर का इस्तेमाल अपने रिलेशनशिप्स में किया। मतलब ये है कि ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि आप इसे लाइफ के डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करके इससे अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अब आइए रॉबर्ट माउरा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। UCLA स्कूल ऑफ मेडिसिन और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन की टीचिंग बोर्ड में हैं ये कंसल्टिंग फर्म साइंस ऑफ एक्सलेंस के फाउंडर हैं, और ये कई ऑर्गेनाइजेशंस में काइज़न से रिलेटेड कंसल्टेशंस भी करते हैं। इस लिस्ट में कई कंपनीज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ और US नेवी भी शामिल है। ये किसी भी गोल को हासिल करने और एक्सलेंस को बनाए रखने की एक नेचुरल और ब्यूटीफुल टेक्निक है। और पता है इसकी सबसे ख़ास बात क्या है? आप ना अपने बिजी डेली शेड्यूल में से भी इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। हाँ, देखिए वैसे तो काइज़न एक जापानीज़ नाम है, पर इसे सबसे पहले अमेरिका में रिसेशन के टाइम में वेल प्लान तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था। जब 1940 में नाज़ी आर्मी ने फ्रांस को हरा दिया था, तो अमेरिकन लीडर्स को एहसास हुआ कि अपने एलाइज यानी मित्र देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट भेजने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्हें आर्म्ड और लॉजिस्टिक्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत थी। अब ये उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम था। तब अमेरिकन गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्रीज यानी TWI नाम से एक मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया, जिसकी मदद से बॉटम के वर्कर्स से लेकर टॉप के ऑफिसर्स को इसके लिए ट्रेन किया गया। फैक्ट्री के सामने सजेशन बॉक्सेस रख दिए गए, जिससे वर्कर्स एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के अपने सुझाव दे सकें, छोटे छोटे सुझाव। पहले तो ये बहुत ढीला ढाला सा लगा, लेकिन फिर इसने अमेरिका की प्रोडक्शन कैपेसिटी में ज़बरदस्त इजाफा किया। फिर अमेरिकन मशीनें और उनके प्रोडक्शन की स्पीड ही एलाइज की जीत का कारण बनी, समझे? तो अगर आप भी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लाना चाहते हैं ना, तो आप इस बुक समरी को आगे भी सुनते रहें। आपको ना ये सिंपल सी टेक्निक बहुत ही सिंपल तरीके से समझ भी आ जाएगी। फिर आप बड़े ही सिंपल तरीके से धीरे धीरे अपनी लाइफ को चेंज कर लेंगे। और हाँ, सिर्फ लाइफ ही नहीं, आप लाइफ से जुड़ी हर चीज़ को इसकी हेल्प से बेहतर कर पाएंगे। आपको पता है, लाओ त्सु कहते हैं कि 1000 मील की लंबी जर्नी को भी अपने पहले स्टेप से ही तो स्टार्ट करना पड़ता है। तो आइए इस पावरफुल कोट के साथ अपने अगले चैप्टर की ओर चलते हैं।
आप मेरे यानी पल्लवी भारती के साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ की ऑडियो बुक समरी। तो बदलाव की इस ऑप्शनल स्ट्रैटेजी को काइजन के नाम से जाना जाता है। हम अपने इस चैप्टर में जूली की स्टोरी जानेंगे, जिनकी लाइफ में ज़रा सा भी बदलाव ना पॉसिबल नहीं था, पर काइजन की वजह से उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। तो UCLA के मेडिकल सेंटर के टेस्ट रूम में जूली बैठी हुई थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी बॉडी को देखकर बहुत कुछ समझा जा सकता था। यही समझने के लिए फैमिली प्रैक्टिस रेजिडेंट और रॉबर्ट माउरा बैठे थे। जूली से बात करके उन्हें पता चलता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस और टायर्डनेस से जूझ रही है। उसका वेट एक एवरेज वेट से 35 पाउंड्स ज़्यादा था। वो एक तलाकशुदा 2 बच्चों की माँ थी। शायद इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए किसी तरह से अपनी जॉब को कर रही थी। उसकी हालत को देखकर रेजिडेंट डॉक्टर एडवाइस करने वाली थी कि तुरंत डाइटिंग प्लान पर काम करना स्टार्ट कर दो, जॉगिंग साइकिलिंग स्टार्ट कर दो, या फिर कल से वीडियो देखकर एरोबिक्स करने लगो। हालांकि उसकी हालत को देखकर कोई भी डॉक्टर या डाइटिशियन उसे यही सलाह देता, लेकिन रॉबर्ट का साइकोलॉजिस्ट दिमाग समझ गया था कि जूली को किसी और ही चीज़ की ज़रूरत है। उसके प्रेजेंट टाइम के एक्सप्रेशंस को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अगर किसी ने उसे डाइटिंग या फिर एक्सरसाइजिंग का ज्ञान दिया तो जूली फट पड़ेगी, क्योंकि जूली की लाइफ का जो शेड्यूल था उसमें वो अपनी जॉब और अपने बच्चों की देखभाल करने के बाद हार्डली ही इतना टाइम बचा पाती होगी कि वो बिस्तर पर लेटकर आधे घंटे टीवी देख सके। और जिसका डर था, रेजिडेंट डॉक्टर ने वही कर दिया। उसने जूली को सुबह उठकर वॉक करने की सलाह दी। जूली का एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गया था। हालांकि अब तो रेजिडेंट डॉक्टर को भी समझ में आ गया था कि उसने कुछ गलत सलाह दे डाली है। तब रॉबर्ट ने इस गड़बड़ी को सही करने के लिए जूली से कहा कि अब जब वो टीवी देखे तो 1 मिनट देखते देखते वॉक कर लिया करे। जूली खुश, रेजिडेंट डॉक्टर शॉक्ड। जूली इस बात से खुश थी कि वाह, डेली के 1 मिनट देने से भी वो ठीक हो सकती है, वो भी टीवी देखते हुए। और रेजिडेंट डॉक्टर इसलिए शॉक थी कि 1 मिनट में ऐसा क्या हो जाएगा। जूली रॉबर्ट की इस एडवाइस से इतनी खुश थी कि उसने डॉक्टर की बात का सारा गम और गुस्सा भुला दिया। जूली चली गई। कुछ दिन बाद वो फिर से आई। हालांकि उसके शरीर और चेहरे के एक्सप्रेशंस में ज़्यादा फर्क नहीं था। जूली ने बताया कि वो रॉबर्ट की एडवाइस का पूरे दिल से पालन करती है, पर कोई फ़र्क नहीं आया। रॉबर्ट ने उसे अपनी इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने की एडवाइस देकर जूली को फिर से भेज दिया। अब जूली कुछ दिनों बाद फिर से आई। इस बार भी उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन उसने एक सवाल किया, ये इस 1 मिनट की एक्सरसाइज को करने से क्या होने वाला है। रॉबर्ट को उसके सवाल में बहुत कुछ समझ में आ गया। उनका ये एक्सपेरिमेंट कारगर साबित हो रहा था। उन्होंने उसे अपने 1 मिनट की एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखने की सलाह के साथ फिर से भेज दिया। जूली ने अपने सवाल का जवाब खोज लिया था। उसे 1 मिनट की एक्सरसाइज से पता चल चुका था कि उसे अपनी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी साथ देने लगा था। बाद में उसने अच्छी एरोबिक्स एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया और उसने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। जो लाइफ उसे बोरिंग लग रही थी, अब उसी में उसे खुशियाँ मिलने लगी। काइजन के इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने फिर से अपने कई क्लाइंट्स पर आजमाया, जो कारगर रहा। अगर कोई ये कहता कि वो अपनी प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं है, तो उसे डेली कुछ सेकंड्स अपनी पसंदीदा काम को इमेजिन करने के लिए वो कहते, जिसके बाद में वो इंसान खुद के पसंद का काम करने के लिए खुद ही मोटिवेट हो जाता। ये तो काइजन का पर्सनल फ़ायदा है। कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस ने तो इसका इस्तेमाल करके अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है। रॉबर्ट बताते हैं कि इसकी मदद से कई लोगों ने अपने गोल्स अचीव किए हैं। कई लोगों ने इसकी हेल्प से अपने ख़राब रिश्तों को बेहतर किया है। हालांकि उनके कई क्लाइंट्स ने उनसे पूछा भी, आखिर ये काम कैसे करता है। ज़्यादा एफर्ट भी नहीं किया, फिर भी अपने गोल्स को अचीव कर लिया। असल में काइजन स्ट्रैटेजी दिमाग में नए न्यूरल लिंक्स बनाने का एक हाईली इफ़ेक्टिव तरीका है। दुनिया के फेमस कॉलेज बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन कहते हैं कि जब आप डेली थोड़ा थोड़ा सुधार लाना शुरू करते हैं तो लास्ट में आपको बड़े रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। जब आप डेली ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा बेहतर बनाते हैं तो आखिर में ये काफ़ी बेहतर हो जाता है। कल नहीं, परसों नहीं, पर एक दिन आपको शानदार परिणाम ज़रूर हासिल होते हैं। इसलिए इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट की तलाश न करें। एक टाइम में ना थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट करें, यानी एक दिन में हर दिन थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करें। यही एक तरीका है जो आपको एवर लास्टिंग सक्सेस देता है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। आप आ रहे हैं ना?
देखिए, काइजन और इनोवेशन दो प्रमुख स्ट्रैटेजीज हैं जिसका इस्तेमाल लोग खुद में चेंजेस लाने के लिए करते हैं। जहां इनोवेशन इम्प्रूवमेंट लाने का एक स्ट्रॉन्ग और रैडिकल तरीका है, वहीं काइजन की थ्योरी कहती है कि आप बदलाव या बेहतर बनने की दिशा में सिर्फ स्मॉल और कंफर्टेबल स्टेप्स के साथ आगे बढ़ें। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स में सुधार लाना चाहते हैं, है कि नहीं? इसलिए इस किताब को इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। पर आप काइजन की हेल्प से किसी भी फील्ड या काम में चेंजेस ला सकते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने अपने नाखून चबाने तक की हैबिट को इस हेल्प से ख़त्म किया है, यकीन नहीं मानेंगे आप। देखिए, आजकल जो लोग ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर लाइफ में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो इनोवेशन टेक्निक की हेल्प लेते हैं। आप इनोवेशन को एक तरह की क्रिएटिव नई खोज मान सकते हैं, लेकिन रॉबर्ट बताते हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसी तरह से करते हैं जैसे बिजनेस स्कूल्स में बताया जाता है या डिफ़ाइन किया जाता है। इनोवेशन चेंजेस लाने का एक फ्रैंटिक या उग्र प्रोसेस है। आइडियली ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है और ड्रामेटिक रिजल्ट्स देता है। इनोवेशन तेज़, बड़ा और चकाचौंध करने वाला होता है। ये सबसे कम समय में सबसे बड़े रिजल्ट्स तक पहुंचने की कोशिश करता है। हो सकता है ये वर्ड आपके लिए नया हो, पर बिजनेस वर्ल्ड में इनोवेशन से जुड़े कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तेज़ी से प्रॉफिट पाने के लिए कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ की छटनी करती हैं, काफ़ी पैसे का इन्वेस्टमेंट करती हैं, यानी जल्द रिजल्ट हासिल करने के लिए उन्हें जो सही लगता है ना वो करती हैं। हालांकि इनोवेशन टेक्निक का इस्तेमाल पर्सनल डेवलपमेंट में भी किया जा सकता है। जैसे अगर जूली अपनी हेल्थ में तेज़ी से इम्प्रूवमेंट लाना चाहती तो उसे डाइट प्लान और टफ एक्सरसाइज की हेल्प लेनी पड़ती। साथ ही उसे ट्रैक सूट और शूज़ पर एक्स्ट्रा मनी खर्च करना पड़ता। उसे भारी मसल पेन के बाद भी टफ तरीके से अपने डेली रूटीन को फॉलो करना पड़ता। उसे तुरंत ही अपने फेवरेट फूड को अपनी डाइट से निकाल देना पड़ता। उसे अपनी किसी भी एडिक्शन को तुरंत छोड़ना पड़ता। हालांकि कई बार इनोवेशन से ड्रास्टिक चेंज आता है, लेकिन ये बहुत कम मामलों में सक्सेसफुल होता है। जैसे किसी ने सिगरेट छोड़नी चाहिए तो छोड़ दी, पर अगले ही दिन फिर से सिगरेट का कश लेता वो दिखाई दे सकता है। तो राइटर कहते हैं कि भले ही आप कितने ही डिसिप्लिन्ड क्यों ना हों, लेकिन इनोवेशन की टेक्निक में आप कई बार फेल हुए ही होंगे। जैसे आपने अचानक ही किसी डाइट प्लान को फॉलो करना शुरू किया होगा और फिर जल्दी ही उसे छोड़ दिया होगा। रैडिकल चेंज किसी पहाड़ पर तेज़ी से चढ़ने जैसा है। पीक पर पहुंचने से पहले ही सफोकेटिंग होने लगता है या चढ़ाई के बारे में सोचकर स्टार्टिंग में ही आगे चढ़ना छोड़ देते हैं। वहीं काइजन एक बिल्कुल ही डिफरेंट वे है। वो जो पहाड़ पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से ना आपको चढ़ाई का पता ही नहीं चलता। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार चुका था। उसकी इकोनॉमी की हालत बिगड़ चुकी थी। उसके लीडर्स जानते थे कि उसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका का बेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी थी। फिर जब उन्होंने इसके पीछे की टेक्निक के बारे में पता किया तो धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने इस छोटे छोटे कदम के मैजिक को जाना और समझा। फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया। उनके लिए ये टेक्निक इतनी कारगर थी कि उन्होंने इसे एक नाम दे दिया, और वो नाम आप जानते हैं ना, काइजन। जी हाँ, ये एक जापानीज़ नाम है, पर अमेरिका ने इसको इन्वेंट किया और फिर इग्नोर भी। जब अमेरिका की आर्मी वापस लौट आई तो उनकी प्रोडक्टिविटी फिर से एज यूजुअल हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें फिर से इस टेक्निक की ज़रूरत पड़ी। 1980 के दशक में काइजन अमेरिका में फिर से एंटर करने लगा। इस बार इसे टेक बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया गया। रॉबर्ट ने जब इस टेक्निक के बारे में जाना तो उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने प्रोफेशन में करना शुरू किया। अपने पर्सनल क्लाइंट के साथ अपनी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल किया। लॉस एंजलिस स्कूल ऑफ मेडिसिन में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया टीचिंग के दौरान उन्हें बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला जो अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते थे। इसी तरह उन्हें एहसास हुआ कि काइजन सिर्फ बनाने वाली एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि इससे लोगों की लाइफ को चेंज किया जा सकता है, उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। काइजन का एक्सपेरिमेंट करने वालों में जूली शुरुआती क्लाइंट्स में से एक थी, जिसने एक मिनट करके अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया था, अपनी लाइफ को फिर अपने हिसाब से बना लिया था। आप काइजन का इस्तेमाल चाहे फिलोसॉफिकली करें या फिर प्रैक्टिकली, यह हर तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है। आप चाहे खुद को बदलना चाहते हो या फिर दुनिया को बदलना चाहते हो, या आप कुछ वज़न कम करना चाहते हो, काइजन ना आपके लिए बेस्ट टेक्निक है। आगे इसी तरह इस बुक समरी को ध्यान से सुनते रहिए। आपको काइजन से जुड़े हुए ऐसे कई मिरेकल्स के बारे में सुनने को मिलेगा।
तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। आप मेरे यानी पल्लवी भारती के साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ की ऑडियो बुक समरी। इंसान के 3 दिमाग। वैसे देखा जाए तो सभी चेंजेस डरावने होते हैं, नहीं? यहाँ तक कि पॉजिटिव चेंजेस भी। रैडिकल और रेवोल्यूशनरी तरीके से चेंजेस लाने की कोशिश ज़्यादातर मामलों में ना इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि ये ना इंसान के अंदर के डर को बढ़ा देते हैं। पर वहीं काइजन के स्मॉल स्टेप्स दिमाग के डर को ही नाकाम कर देते हैं। इससे लॉजिकल थिंकिंग की पावर बढ़ती है और इंसान क्रिएटिवली बहुत कुछ करने को मोटिवेट होता है। बदलाव डरावना होता है, हमें किसी ना किसी तरह से इस ह्यूमन फैक्ट को ना एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि डर आपके दिमाग में होता है और यही आपकी क्रिएटिविटी, सक्सेस और बदलाव को रोक देता है। अगर एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो इंसान का दिमाग इंसान के शरीर का सबसे एक्सेप्शनल यानी सबसे ख़ास पार्ट है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे पास ना 3 डिफरेंट दिमाग होते हैं। जी हाँ, 3। एक इंसान के रूप में हमारे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन तीनों के साथ कोऑर्डिनेट करना, यानी इन तीनों का तालमेल बैठाना। दिमाग के नीचे वाले पार्ट में ब्रेन कनाल होती है जो करीब 500 मिलियन साल पुरानी है। इसे रेप्टिलियन ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। पुराना मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट से है। ये इंसान के इस प्लैनेट पर आने से लेकर आज तक उसके साथ है। बाकी कई पार्ट और ह्यूमन स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, पर ये अभी भी वैसे का वैसा ही बना हुआ है। यही दिमाग को सोने के लिए भेजता है और सुबह जागने के लिए भी कहता है, यानी सुबह हो गई मामू यही बोलता है। सबसे बड़ी बात कि यही दिल को धड़कने की याद भी दिलाता है। है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अब इसके ऊपर जो भाई साहब है ना, यानी दिमाग है, उसे मिडिल ब्रेन कहते हैं, जिसको साइंस की लैंग्वेज में ममिलियन ब्रेन कहा जाता है। यह करीब 300 मिलियन सालों से इंसान के साथ बना हुआ है। हालांकि ये हर मैमल क्रीचर यानी स्तनपायी जीवों में पाया जाता है। इसका काम ना हमारे इमोशंस को इकट्ठा करके रखना होता है। यही हमें डू और रन वाला सजेशन देता है, यानी सिचुएशन के हिसाब से आपको कुछ करना चाहिए या फिर पतली गली से निकल लेना चाहिए। यही हमारे अंदर के टेम्परामेंट को मेंटेन करने और ख़तरा आने पर हमें हिम्मत देने का भी काम करता है। अब हमारे तीसरे दिमाग का नाम है कॉर्टेक्स ब्रेन। इसे ब्रेन कवर भी कहते हैं। ये 100 मिलियन साल पहले इंसान के अंदर डेवलप हुआ है। ये दिमाग के चारों तरफ से ना उसे कवर करके रखता है। असल में यही हमें सही मायने में इंसान बनाता है। यही हमें इस प्लैनेट के बाकी क्रीचर्स से अलग करता है। यही हमें कल्चर, आर्ट, साइंस और म्यूज़िक के लिए मोटिवेट करता है। हमारे अंदर लॉजिकल पावर डेवलप करता है और हमारी क्रिएटिविटी को बाहर लाता है। इस दिमाग का सिस्टम हमेशा एक जैसा काम नहीं करता। कभी ये हमें अपना वेट लॉस करने की सलाह देता है और अगली पल चिप्स का पूरा पैकेट चट कर जाने को भी मोटिवेट करता है। कभी कभी हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही क्रिएटिवली सोचते हैं। कभी कभी ये पूरी तरह से खाली हो जाता है। देखिए, जब आप कोई बदलाव चाहते हों बट उसकी राह में आपको प्रॉब्लम्स दिखें तो आप इसे ब्लेम कर सकते हैं मिडिल ब्रेन यानी ममिलियन ब्रेन पर। यही हमारे अंदर के डर को बाहर लाने का काम करता है। जब हम किसी खतरे को महसूस करते हैं तो यही बताता है कि कुछ कर सको तो करो या फिर यहाँ से चुपचाप खिसक लो, यानी डू और रन के लिए इंडिकेट करता है। यही हमें किसी राह के खतरे के बारे में अलर्ट करता है। यही कारण है कि हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए भी ना पीछे लौट आते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये आपके दिमाग के लॉजिकल और क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। इसी वजह से आपकी लड़ने या भागने की कैपेसिटी ना कमज़ोर पड़ जाती है। हालांकि आपको लगता होगा कि ये तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। इस दिमाग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए ना, अगर आपको सामने कोई टाइगर दिख जाए तो वहाँ से भागना ही होशियारी का काम है ना, क्योंकि हज़ारों साल पहले इंसान जंगल में जानवरों के बीच रहता था, तो इसी दिमाग की मदद से तो इंसान भागता था और फिर बाद में उनका शिकार भी करता था। डर से आपको घबराहट इसलिए होती है क्योंकि जब ये दिमाग में एक्टिव होता है तो ये आपके शरीर की बाकी की अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को बंद कर देता है, जैसे डाइजेशन, सेक्सुअलिटी, थिंकिंग प्रोसेस एट्सेट्रा। यही कारण है कि जब हम खुद में चेंजेस या इम्प्रूवमेंट्स लाने के बारे में सोचते हैं तो ये हमें उसके डर के बारे में इंडिकेट कर देता है। जैसे अगर हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहें तो ये ना हमारे अंदर वार्निंग की बेल बजा देता है। जैसे अगर आप किसी नई जॉब के बारे में सोचते हैं
तो ये ना आपको उसके रास्ते में आने वाले चैलेंजेस के बारे में अलर्ट कर देता है। फिर आपकी थिंकिंग पावर कमज़ोर होने लगती है। फिर आप उस जॉब के क्रिएटिव पार्ट को सोचने के बजाय उसके डर के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो हम ना अपनी इस चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इंसान के दिमाग के फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? और ये भी तो जानना ज़रूरी है कि इंटेलिजेंट लोग इस डर से निपटने के लिए क्या करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। तो हमने अपने ममेलियन ब्रेन के बारे में बात की थी, जो हमें बदलाव से डराता है। जैसे जूली सबसे पहले अपनी सेहत को लेकर डरी, फिर वो अपनी जॉब को लेकर डर रही थी। अगर जॉब चली गई तो उसका और उसके बच्चों का क्या होगा। उसको ये भी डर था कि वो एक अच्छी माँ नहीं है। वो रॉबर्ट के पास आने से पहले एक दूसरे डॉक्टर के पास भी गई थी, जिसने उसे इंस्टेंट वर्कआउट करने की सलाह दी। उसने कुछ दिन वर्कआउट किया भी, फिर वो उसके चैलेंज से डर गई। लास्ट में ये हुआ कि उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर टीवी देखते हुए जंक फूड खाना स्टार्ट कर दिया। देखिए, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अपने एग्ज़ाम के टाइम में इस तरह से फील किया हो। जिस एग्ज़ाम को आप जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते रहे, उसके बारे में उतना ही डरते रहे होंगे। जैसे हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जंगल में रहकर टाइगर से बचने का रहा होगा। उनका कॉर्टेक्स ब्रेन उनकी थिंकिंग पावर को लिमिटेड कर देता रहा होगा। उसी तरह ना मॉडर्न युग में हमारे सामने एग्ज़ाम, सेल्स टारगेट पूरा करना, लाइफ पार्टनर खोजना एट्सेट्रा चैलेंजिंग होता है। जब हमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और पर्पसफुल सोचने की ज़रूरत होती है ना, तभी ये उसे स्टॉप कर देता है। तो अगर आपको इस डर से बचना है ना, तो इसे एक्साइटमेंट में बदल लें। चैलेंज जितना ज़्यादा बड़ा होता है, वो उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड और प्रोडक्टिव बन जाता है। होशियार लोग ना बिल्कुल यही करते हैं। अगर आप अपने लिए किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसे अचीव करने के लिए काइज़न का इस्तेमाल करें ना, क्योंकि काइज़न के स्मॉल स्टेप्स सबसे इफ़ेक्टिव होते हैं। उस पर इस ब्रेन का कोई असर नहीं होता। जैसे अगर आप एक बैडली डिसऑर्गेनाइज्ड डेस्क को सही करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि एक पेपर क्लिप उठाकर सही जगह पर रख दें। इससे एमिगडाला को ज़रा सी भी भनक नहीं होगी। फिर आप धीरे धीरे पूरी डेस्क सही कर लेंगे। जब आप काइज़न के स्मॉल स्टेप्स की हेल्प लेते हैं, तो आपका दिमाग आपके मनपसंद बदलाव के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगता है, जिसके लिए वो न्यू नर्व पाथवे बना देता है। फिर उस बदलाव के लिए आपका रेजिस्टेंस वीक पड़ने लगता है। फिर आप उस बदलाव से घबराने के बजाय अपने टारगेट की ओर स्पीड से बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जूली के साथ भी हुआ, वो धीरे धीरे एक्सरसाइज करती रही। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाहिए। फिर वो खुद से इतनी मोटिवेट हुई कि उसने अपने गोल को अचीव कर लिया। काइज़न आपको बदलाव के डर को हराने में हेल्प करता है। आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलाव का विरोध करने के लिए ही की गई है, लेकिन जब आप उसी बदलाव को स्मॉल स्टेप के साथ करते हैं ना, तो आप नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्टिव तरीके से फिर से रेडी कर लेते हैं। फिर आप क्रिएटिव बैरियर को तोड़ने लगते हैं, लड़ो या भागो से डील करना सीख जाते हैं। न्यूरॉन्स के बीच नए लिंक्स बनने लगते हैं, जिससे दिमाग एक्सपेरिमेंट को आगे करके आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। अब आइए टेंशन और डर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ, मॉडर्न मेडिकल साइंस में किसी नए चैलेंज या नए टारगेट को अचीव करने की वजह से जो फीलिंग होती है ना, उसे ही कहते हैं टेंशन। हालांकि एंशिएंट टाइम में इसे डर के नाम से ही जाना जाता था। अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, तो आपको डर से डरने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन, स्ट्रेस, नर्वसनेस की परवाह करने से अच्छा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजेस पर फोकस करें। पेपे ले प्यू और द वाइल्ड ई कायोटी के क्रिएटर चक जोन्स ने कहा था कि डर किसी भी क्रिएटिव काम का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। इसलिए सारे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग स्ट्रेस, टेंशन के बजाय डर को ज़्यादा लाइक करते हैं। अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि लाइफ हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, तो आप ना खुद को खुद के डर के पिंजरे में घुसा रहे हैं। अगर आप किसी नई जॉब, रिलेशन या फिर हेल्थ को ईजी मानकर चल रहे हैं, तो आप थोड़ी सी भी प्रॉब्लम से चिढ़ जाएंगे। फिर आप अपने रास्ते में आने वाले डर को किसी भी तरह से भगाने की कोशिश करेंगे। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक शराबी ना अपने हाथों और घुटनों के बल चलता हुआ एक स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ खोज रहा था। अब उसे देखकर एक पुलिस वाला रुक गया। उससे पूछा, क्या कर रहे हो तुम? उसने जवाब दिया, मेरी चाबी खो गई है, उसे ही खोज रहा हूँ। फिर पुलिस वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, तुम्हारी चाबी कहाँ गिरी थी? वो शराबी दूर एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहता है, उस तरफ। पुलिस वाले का दिमाग चक्कर खा जाता है। वो उससे फिर पूछता है, अरे भाई, जब तुम्हारी चाबी वहाँ गिरी थी तो तुम उसे यहाँ क्यों खोज रहे हो? शराबी बोलता है, यहाँ पे लाइट अच्छी है इसलिए। तो जब आपकी लाइफ डर से भर जाती है ना,
तो आप उस जगह सल्यूशन ढूंढने लगते हैं जहाँ पर आपको आसानी होती है। तो डर को चैलेंज की तरह लेना सीखें। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। देखिए, आप डर के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं ना, उतना ज़्यादा ही उसके पास जाते हैं। आप अपने काम और रहने की जगह को आसान बनाने की कोशिश करेंगे तो ये जो डर है ना, ये उतना ही आपके पास आएगा। डर की वजह से आपके सबसे अच्छे इरादे कोलैप्स हो जाते हैं। इसलिए अगर आप खुद में चेंजेस लाना चाहते हैं ना, तो डर के बारे में ना इतना डर कर ना सोचें। आप ये मान कर चलें कि स्ट्रगल इंसान की लाइफ का एक फैक्ट है। अगर इंसान अपने कामों पर आसानी से कंट्रोल कर लेता तो आज इंसान हम्बल होता ना। हमारे न्यूज़ की हेडलाइंस इतनी ज़्यादा डरावनी नहीं होती। बस आप ये मानकर चलें कि डर आपके शरीर को एक गिफ्ट की तरह मिला है जो आपको किसी भी ख़तरे से अलर्ट करता है। हम किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा केयर करते हैं, जितने ज़्यादा उसके सपने देखते हैं, उतना ही ज़्यादा हम डरते हैं। वहीं मुश्किल दौर में डर हमें उतना नहीं डराता, बल्कि हमें ऑप्टिमिस्टिक बने रहने में हेल्प करता है। जिस तरह से आप किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए स्मॉल स्टेप्स लेते हैं ना, उसी तरह से राइटर आपको एडवाइस देते हैं कि आपको स्मॉल क्वेश्चंस भी करने चाहिए। जब आप छोटे छोटे प्रश्न पूछने की काइज़न टेक्निक को अपनाते हैं तो ये आपके दिमाग के प्रोग्रामिंग करने के सबसे पावरफुल मेथड्स में से एक होता है, क्योंकि स्मॉल क्वेश्चंस एक मेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो क्रिएटिविटी और ह्यूमर को वेलकम करता है। जब आप किसी से छोटे प्रश्न पूछते हैं तो आप इस पावर को दूसरों की तरफ रिलीज़ करते हैं, जिससे किसी गोल को अचीव करने में दूसरों को भी पावर मिलती है। आप खुद से स्मॉल क्वेश्चंस पूछकर खुद में चेंजेस लाने की पर्सनल प्लानिंग कर सकते हैं। राइटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का एक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि उन्हें कंपनी के मैनेजर्स की हेल्प करनी थी, जिससे उनके ग्रुप के कमज़ोर परफॉर्मर्स को अच्छा बनाया जा सके। इसी दौरान उन्होंने एक सुपरवाइज़र पैट्रिक को एक मीटिंग को एड्रेस करते हुए सुना। पैट्रिक अपने स्टाफ के सामने तेज़ी से चहलकदमी कर रहा था। उसमें ना एक अलग ही जोश था। उसने अपनी तेज़ आवाज़ में अपने स्टाफ से एक छोटा सा क्वेश्चन किया, कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए तुम लोग क्या अपना बेस्ट देने वाले हो? पैट्रिक को उम्मीद थी कि उसका क्वेश्चन उसके स्टाफ में एक जोश भरेगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। सारा स्टाफ डर गया। एक आदमी तो कांपने लगा। अब उसके कांपने का रीज़न उसका डर था या गुस्सा, ये तो नहीं पता, लेकिन सारे स्टाफ ना एक दूसरे से शिकायत करने लगे। वो आपस में कुछ तो डिस्कस करने लगे कि कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम क्यों सोचें, पैट्रिक खुद ही सोचे। कुछ ने अपने सजेशंस दिए, लेकिन वो सजेशंस ना उतने प्रैक्टिकल नहीं थे। वो ना सजेशन से ज़्यादा शिकायतें थीं, जैसे कि पुरानी मशीनों को बदलो और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो पैट्रिक को लगा कि उसके इस बिहेवियर में स्टाफ में पॉजिटिविटी दिखेगी, पर हुआ इसका उल्टा, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तब रॉबर्ट उसे एडवाइस देते हैं कि वो अपने बिहेवियर और टोन में थोड़ा सा चेंज लाए। इसी सवाल को थोड़ा सा सिंपल और पोलाइट वे में पूछे। पैट्रिक ने वैसा ही किया। उसने फिर से अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाई और सबसे बड़े प्यार से उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप कंपनी के प्रोडक्ट बेहतर बनाने के लिए या उसके काम करने के स्टाइल को और इम्प्रूव करने के लिए कोई छोटे छोटे तरीके बता सकते हैं? फिर स्टाफ ने जो सजेशंस दिए ना, वो काफ़ी अच्छे थे। उन्हें अप्लाई करने से कंपनी की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही, साथ ही कंपनी का बिजनेस भी पहले से काफ़ी बढ़ गया। जिसमें उनका पहला सजेशन था, कंपनी के पास जो भी स्क्रैप मेटल बचता है उसे डस्टबिन में डालने के बजाय उसे बेचा जा सकता है। वो एक मेटल बनाने वाली कंपनी थी। उनका दूसरा सजेशन था कि मशीन चलाते वक्त नए ऑपरेटर से कई मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए मशीन की रिपेयरिंग में जो खर्च आता है उसको बचाने के लिए हर नए ऑपरेटर को 2 घंटे की ट्रेनिंग दी जाए। फिर उनका तीसरा सजेशन था कि स्टाफ मीटिंग के पहले 5 मिनट में पब्लिकली उन स्टाफ को थैंक्स बोलना चाहिए, उनके काम की तारीफ़ करनी चाहिए जिन्होंने दूसरों की हेल्प की या जिन्होंने अच्छा काम किया। इन सजेशंस का उस कंपनी की परफॉर्मेंस पर बहुत ही अच्छा असर पड़ा। सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से काम करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने डेली रूटीन को भी सही कर लिया। अब उन्हें उस जगह पर काम करना भी अच्छा लगने लगा। पहले जहाँ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा छुट्टी लेते थे, अब उनकी छुट्टियाँ भी कम हो गई। इसलिए आपको ना छोटे छोटे क्वेश्चंस करने चाहिए। वो ऐसे होने चाहिए जो सभी के लिए बेनिफिशियल हों। वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप पूछने से ज़्यादा ऑर्डर दे रहे हैं, समझे? तो आप भी अपने ऑफिस या वर्क स्टेशन पर ये टेक्निक यूज़ करके देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सैम किन कहते हैं, हमारी लाइफ को वो क्वेश्चंस शेप करते हैं जिन्हें हम पूछते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। आप मेरे साथ यानी पल्लवी भारती के साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ की ऑडियो बुक समरी।
तो अब तक हमने जाना कि हम खुद से हमेशा स्मॉल क्वेश्चंस करें तो वो अच्छा रहेगा। पर ये जो स्मॉल क्वेश्चंस है ना, ये हमें बड़े पोलाइटली पूछना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप ना ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे पैट्रिक ने अपने पहले क्वेश्चन में किया था, उसका वो क्वेश्चन ना क्वेश्चन से ज़्यादा ऑर्डर लग रहा था कि नहीं। जैसे आप किसी से ये पूछते हैं कि तुम्हारी कार के बगल में जो कार खड़ी थी, मुझे उसका कलर बताओ, और इसके बजाय अगर आप उससे ये पूछते हैं कि आपकी कार के बगल में जो कार खड़ी थी वो किस कलर की थी। अब तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को सुनकर समझ ही गए होंगे ना कि रॉबर्ट आपको क्या समझाना चाहते हैं। आप किसी क्वेश्चन को ऑर्डर देने की टोन के बजाय पोलाइटली पूछेंगे ना, तो आपको उससे प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हासिल होंगे। अब इसी तरह अगर आप अपने बच्चे को कुछ सिखाने के पर्पज़ से पढ़ा रहे हैं, तो आपको उसे कोई चीज़ डायरेक्ट बताने के बजाय उससे क्वेश्चन करके उसे वही चीज़ बताएं। जैसे ये एक बिल्ली है, इसकी बजाय आप उसे इस तरह से बता सकते हैं कि ये क्या है, ये एक बिल्ली है। इस तरह से आप जब भी अपने बच्चे को कुछ सिखाएंगे ना, तो उससे एक स्मॉल क्वेश्चन ज़रूर पूछें, फिर उसे आंसर दें। किसी भी क्वेश्चन को आप रिपीट करते रहें, फिर आप देखेंगे कि आपका बच्चा वो चीज़ बहुत जल्दी सीख जाएगा जो आप उसे सिखाना चाहते हैं। वो उसे अच्छी तरह से ना अपने दिमाग में मेमोराइज भी कर लेगा, क्योंकि बच्चों का दिमाग ना क्वेश्चन से प्यार करता है। जब आप क्वेश्चंस करने और ऑर्डर देने के डिफरेंस को अच्छे से जान जाते हैं, तो उससे हासिल होने वाले रिजल्ट्स में आपको उनका इफ़ेक्ट दिखता है। जैसे हम सभी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं ना, पर हम खुद को हमेशा ऑर्डर देते हैं। इतना ही नहीं, हम सोते वक्त भी यही रिपीट करते रहते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल से प्लेट भर लो, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की खुराक कम करो, डेली एक्सरसाइज करो, ड्रिंक इनफ वाटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये चीज़ें भले ही आप खुद से कहते हैं, लेकिन ये एक ना ऑर्डर की तरह होते हैं। इसके बजाय अगर आप खुद से इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे अगर हेल्थ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती तो मैं आज क्या डिफरेंट करता, वो कौन सी ट्रिक है जिससे मैं ज़्यादा पानी पीने की बात को याद कर सकता हूँ, मैं अपनी एक्सरसाइज में कुछ और मिनट्स कैसे ऐड कर सकती हूँ। जब आप इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में कुछ दिनों तक रिपीट करते रहते हैं, तो फिर आप इन्हें अपनी हैबिट में इंक्लूड करने के क्रिएटिव मेथड्स खोजने लगेंगे। रॉबर्ट अपनी एक क्लाइंट के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि वो ना अपनी कार में खाली वाटर बॉटल रखती थी। जब उन्होंने इसके पीछे का उनसे रीज़न पूछा, तो उन्होंने बताया कि भले ही वो बॉटल खाली है, पर वो हमेशा उन्हें याद दिलाती रहती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीना है। उनकी ये ट्रिक सक्सेसफुल भी हुई। वहीं दूसरी लेडी को लगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड में उनकी हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा, तो वो मॉर्निंग में ब्रश करते समय हैंडल का जॉयफुल हालेलुया कोरस सुनने लगी। फिर रॉबर्ट आगे बताते हैं कि हमें डर के उस तरफ चुपचाप जाना चाहिए। हमारा दिमाग क्वेश्चंस से प्यार करता है। वो क्वेश्चंस को हमेशा एक्सेप्ट करेगा जब तक कि कोई क्वेश्चन इतना बड़ा ना हो जाए कि वो उससे डर जाए। जैसे कि मैं इस ईयर के एंड तक फिट कैसे हो जाऊंगा, या अमीर बनूंगा कैसे, कौन सा नया प्रोडक्ट कंपनी के प्रॉफिट में $1 मिलियन और ऐड कर देगा। ऐसे क्वेश्चंस ना थोड़े से डेंजरस और डरावने हो सकते हैं। जैसे पैट्रिक ने सबसे पहला प्रश्न पूछा था, वैसे प्रश्न ना लोगों को डरा देते हैं। जब आपका प्रश्न डर पैदा करता है, तो आपका दिमाग उससे डर कर अपनी क्रिएटिविटी को दबा देता है और कॉर्टेक्स यानी दिमाग के सोचने वाले हिस्से के डोर को क्लोज कर देता है। यानी हमारी सोचने की कैपेसिटी शट डाउन हो जाती है। आपको याद रखना है कि आपको स्मॉल और नॉर्मल क्वेश्चंस ही करने हैं। जैसे मैं ज़्यादा कार्यकुशल होने के लिए सबसे स्मॉल स्टेप क्या ले सकता हूँ, मैं डेली 5 मिनट ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरे क्रेडिट कार्ड के लोन को कम कर दे। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो ये आपको डर के उस पार पहुंचा देते हैं। ये क्वेश्चंस दिमाग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने और क्वेश्चन के आंसर्स की खोज में लगा देता है। जब आप किसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। फाइनली वो कुछ यूजफुल फीडबैक या रिजल्ट देता है। जब आप नियमित रूप से वही क्वेश्चंस पूछते हैं और पेशेंटली उनके आंसर का वेट करते हैं, तो इससे आपका कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। फिर ये आपके क्वेश्चन की एनालिसिस करेगा, उस पर विचार करेगा और फिर एक मैजिकल तरीके से उसका आंसर खोज निकालेगा। सो आई रियली होप कि आप स्मॉल क्वेश्चंस के मैजिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आप जब समझ गए हैं, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। आप कहीं मत जाइएगा। अच्छा देखिए, एमिगडाला दिमाग का वो पार्ट होता है जो किसी क्वेश्चन के पूछे जाने पर आपके अंदर डू और रन को एक्टिव करता है। यानी आप करो या भागो की सिचुएशन में ना फंस जाते हैं। इस सिचुएशन में आपका दिमाग जल्दी से कोई सोल्यूशन निकाल ही नहीं पाता, क्योंकि आपका कॉर्टेक्स काम नहीं करता, वो घबरा जाता है, जिससे उसकी थिंकिंग पावर वीक हो जाती है।
बेचारा कॉर्टेक्स हमेशा अच्छे टाइम का वेट करता रहता है, पर अगर आपने सवाल पूछने में ज़रा सी भी लापरवाही की ना तो कॉर्टेक्स को एक्टिव आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सवाल पूछते समय ध्यान दें कि एमिगडला अपनी नींद से जागने ना पाए। इसके लिए आप छोटे प्रश्न ईजी और पोलाइट वे में पूछें। जब आपके अंदर का डर साइलेंट मोड में होता है तो आपका दिमाग क्वेश्चंस को ईजिली एक्सेप्ट कर सकता है, फिर वो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसका आंसर दे सकता है। जैसे अगर आप अपने स्टाफ को खुश करने के लिए कोई स्पीच लिखने बैठते हैं और ख़ुद से ये सवाल पूछते हैं कि मैं किस तरह से अपनी स्पीच को स्टार्ट करूं कि सुनने वाले दंग रह जाएं, या फिर जो स्टाफ मेरे ऊपर डाउट करता है वो मेरी प्लानिंग से फुल अग्री करने लग जाए। फिर आप अपने लैपटॉप को खोलते हैं, अपने प्रिंटर में फ्रेश पेपर डालते हैं और एक हॉट कॉफ़ी लेकर स्पीच लिखने बैठ जाते हैं। एक्चुअली ना चाहते हुए भी आप अपने अमिगडाला को नींद से जगा देते हैं और उसने जागते ही डू और रन वाला रिएक्शन देना शुरू कर दिया। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर होती तो आप स्पीच लिखने के लिए ख़ुद को इतना प्रेशराइज नहीं करते और इतने डाउटफुल क्वेश्चंस पूछते ही नहीं। असल में जिसे आप अपना बैरिकेड या इंटरप्शन मान रहे थे वो आपका डर था, क्योंकि आपने जो खुद से क्वेश्चंस किए ना वो थोड़े से डरावने थे। द इंग्लिश पेशेंट के राइटर माइकल ओंदाजी बताते हैं कि जब वो अपनी नावल लिखने बैठते हैं तो वो खुद से स्मॉल क्वेश्चंस करते हैं। वो खुद से ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते कि जैसे मैं किस तरह से अपने रीडर्स को अट्रैक्ट करूं, बल्कि वो इसके बजाय अपने नावल से जुड़े कुछ इंसिडेंट के बारे में क्वेश्चंस करते हैं। जैसे प्लेन में बैठी वो लेडी कौन है, वो उस जगह पर क्यों है, उसके साथ एक्सीडेंट क्यों हुआ, उस दिन कौन सी डेट थी। इस तरह से वो अपने कैरेक्टर्स और उनसे जुड़े इंसिडेंट्स के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, जिससे उन्हें अपने कैरेक्टर्स के पास्ट में जाकर कुछ इंटरेस्टिंग खोजने के लिए उनका दिमाग रिस्पॉन्स करने लगे। अब माना कि आप नॉवलिस्ट नहीं हैं या बनना भी नहीं चाहते, पर इस तरह के स्मॉल क्वेश्चंस से ना आप अपने डरों को भगा देते हैं। जैसे अगर आप कोई क्रिएटिव चीज़ करना चाहते हैं, स्टोरी या सॉन्ग राइटिंग करना चाहते हैं, पेंटिंग या इसी तरह का कोई अपना मनपसंद करियर चुनना चाहते हैं, या अपनी किसी ऑफिस की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना चाहते हैं, तो उस समय ना आपका दिमाग पूरी तरह से खाली होता है। आप कुछ क्रिएटिव सोच ही नहीं पाते। इसलिए आपको राइटर की बेस्ट एडवाइस यही है कि आप काइजन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी मोटिवेशन को जगाएं और अपनी पावर्स को जगाएं। हालांकि आप अपने दिमाग को अपनी डिमांड के हिसाब से क्रिएटिव थॉट्स देने पर मजबूर नहीं कर सकते, पर आप उससे स्मॉल क्वेश्चंस करके ना उसमें एक तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिससे वो आपके क्वेश्चंस से जुड़े आंसर्स के बारे में इमेजिन करना स्टार्ट कर दे। बस आपको ये ध्यान देना है कि जब आप खुद से क्वेश्चंस करें तो आप फ्री फील कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको पोलाइट और पेशेंटली क्वेश्चंस करने हैं। जब आप अग्रेसिवली और इम्पेशेंटली कोई क्वेश्चंस करते हैं ना, तो आप डर को इन्विटेशन भेजते हैं, जिसकी वजह से आपके क्रिएटिव प्रोसेस को ब्रेक लगने लगता है। जैसे आप इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि वो कौन सा कंट्रीब्यूशन है जो मैं अपनी बुक, पोट्री, सॉन्ग या पेंटिंग के ज़रिए दुनिया को देना चाहता हूँ। मैं हेल्प या इंस्पिरेशन की डिमांड किससे कर सकता हूँ। मेरे क्रिएटिव प्रोसेस या मेरी बिजनेस टीम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। कौन सा काम मुझे एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन देगा। पर आपको ये ध्यान देना होता है कि आप जो भी क्वेश्चंस करें ना, उसे कई बार रिपीट करते रहें, क्योंकि आप जितना टाइम आप उसे देंगे ना, वो उतने ही अच्छे से आपके हिपोकैम्पस में स्टोर हो जाएगा। हिपोकैम्पस दिमाग का वो पार्ट होता है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। एक बार जब आपका क्वेश्चन हिपोकैम्पस में स्टोर हो जाता है तो फिर आपके दिमाग के पास उसका सोल्यूशन निकालने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। अब राइटर आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उन्हें आप ज़रा गौर से सुने। आपको ध्यान देना है कि आप इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बिल्कुल भी जगह नहीं देंगे। जैसे कि मैं हमेशा फेल क्यों हो जाता हूँ, मैं इतना इडियट कैसे हो सकता हूँ, मेरी लाइफ दूसरों के मुकाबले इतनी टफ क्यों है। ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से बार बार पूछते हैं, यानी रिपीट करते रहते हैं। फिर ये आपकी मेंटल एनर्जी को कंफ्यूज कर देते हैं। फिर आपकी जो एनर्जी है ना, वो आपको भी कंफ्यूज करने लगती है। इसलिए खुद को नुकसान पहुंचाने से बचें और खुद से अच्छे सवाल प्यार से, पेशेंटली, ईजिली पूछें। छोटे छोटे मोमेंट पर ध्यान देकर अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करें। डेसमंड टूटू कहते हैं कि आप जहाँ भी हैं वहाँ थोड़ी अच्छी चीज़ कर दें। ये अच्छी चीज़ों के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर ना दुनिया को अच्छाइयों से भर देंगे। कितनी खूबसूरत बात है। यानी आप छोटे मोमेंट्स पर ध्यान देकर पैसे तो कमा ही सकते हैं, साथ ही इससे अपने रिलेशंस भी अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि काइजन के सीमेंट से स्ट्रॉन्ग रिलेशन के फाउंडेशन को तैयार किया जा सकता है। डॉक्टर जॉन गॉटमन जब यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे ना, तो उन्होंने एक स्टडी की थी। कुछ
कपल वॉलंटरी यानी स्वेच्छा से एक स्पेशल कॉन्डोमिनियम में रहने लगे। कॉन्डोमिनियम एक तरह का अपार्टमेंट होता है जिसे जॉन ने उन कपल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए एक लेबोरेटरी के रूप में लिया था। उन कपल्स के डेली रूटीन के दौरान उनके नेचुरल बिहेवियर को देखा गया। टाइम टू टाइम उनके बॉडी में मॉनिटर्स भी लगाए गए, जिससे उनकी आपसी डिस्कशंस, कॉन्वर्सेशंस या दूसरे मैटर्स में होने वाली बातचीत से होने वाले बायोलॉजिकल चेंजेस को रिकॉर्ड किया जा सके। हालांकि ये किसी साइंटिफिक स्टडी से हटकर एक स्टडी थी, लेकिन हमें जॉन की स्टडी को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो रिजल्ट सामने निकल कर आए ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस स्टडी की हेल्प से वो 93% एक्यूरेटली भविष्यवाणी कर सकते थे कि कपल 4 साल के अंदर प्लेजेंटली मैरिड रहेंगे या दुखी रहेंगे या फिर डिवोर्स ले लेंगे। इस स्टडी में जो एक इम्पॉर्टेंट बात सामने निकल कर आई वो थी कि अगर आपको एक अच्छी मैरिड लाइफ जीनी है तो आपको अपने पार्टनर की पॉजिटिव चीज़ों पर नेगेटिव चीज़ों से 5 टाइम्स ज़्यादा ध्यान देना होगा। यानी अगर आपको एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो आपको अपने पार्टनर की पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉजिटिव ध्यान ना बड़ी बर्थडे पार्टी देने या सपनों का महल खरीदने जैसे ड्रामेटिक बातों से बिल्कुल अलग था। ये बहुत ही छोटे छोटे मोमेंट पर ध्यान देने वाले काम थे। जैसे कोई बाहर से आता तो दूसरा रिमोट कंट्रोल या अखबार नीचे रख देता, टाइम पर घर आना, अगर देर हो रही है तो फ़ोन करके बता देना, पार्टनर का फ़ोन आने पर उससे प्यार से पोलाइटली बात करना, उसे ये फील ना करवाना कि उसके फ़ोन की वजह से कोई इम्पोर्टेंट काम रुक रहा है। उस समय वही इम्पोर्टेंट होना चाहिए या होनी चाहिए, है ना। अपने पार्टनर के डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट या ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में पूछना। काइज़न की एक और ख़ासियत यह है कि अगर आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो अपने पार्टनर की लाइफ की छोटी छोटी बातों में इंटरेस्ट रखें। जॉन गॉटमन लिखते हैं कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करने लगते हैं तो ये लॉन्ग टाइम रोमांस की तरह काम करने लगता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि अपने पार्टनर से दोबारा कनेक्ट होने का सीक्रेट कैंडल लाइट डिनर या किसी बीच पर वेकेशन मनाना होता है, पर रियल सीक्रेट होता है हर दिन छोटे छोटे पलों को एक दूसरे के साथ जीना। कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट तो करते हैं, पर इसमें कई बार ना थोड़ी गलतियाँ कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अपने पार्टनर के काम की तारीफ़ करने से उनका पार्टनर खुश हो जाएगा, जैसे आप तो बहुत अच्छी कुक हैं, आपने सफाई बहुत अच्छी तरह से की है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसा करने से कुछ दिनों बाद उसे ना एक एम्प्लॉई जैसा फील होने लग सकता है। इसलिए आप सिर्फ उसके काम या सर्विस की ही तारीफ़ ना करें, बल्कि आप उसकी भी तारीफ़ करें। जैसे कल जो साड़ी पहनी थी ना, वो बहुत अच्छी लग रही थी, हाय। या आप अपने हिसाब से किसी और भी चीज़ की तारीफ़ कर सकते हैं। देखिए, समझने की बात यह है कि बस आपको ध्यान देना है कि वो जो तारीफ़ आप कर रहे हैं ना, वो फेक ना लगे। उसके लिए आपको अपने पार्टनर की छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना होगा। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग अपने छोटे छोटे पलों पर गौर करना भूल जाते हैं, और उसका मेन रीज़न है कि हम में से ज़्यादातर लोग ना अपने पास्ट में खोए रहते हैं, और हम फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाने में इतने बिजी रहते हैं कि अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को जीना ही भूल जाते हैं, है ना। आपके साथ भी होता है ना। इसलिए अगर आप भी पास्ट में जाकर अपनी गलतियों पर अफसोस करते हैं तो उससे बाहर आने के लिए रॉबर्ट की कुछ काइज़न टिप्स का इस्तेमाल करें। खुद से क्वेश्चन करें, जिस तरह से मैं टेंशन लेता हूँ या लेती हूँ, उसके हिसाब से मुझे खुद में कोई चेंज लाने की ज़रूरत है क्या? अगर आपका आंसर येस है तो फिर चेंज करने की टेक्निक के बारे में सोचें ना। और अगर आंसर नो है तो फिर आप रूम में किसी ऐसी चीज़ या किसी ऐसे इंसान की तलाश करें जिससे आपको खुशी वाली फीलिंग आए। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपको प्रेजेंट में जीने के लिए ट्रेन करेगी। इसी तरह खुद को अपने पार्टनर के पॉजिटिव पार्ट पर फोकस करने के लिए ट्रेन करें। आप उसे बड़े गिफ्ट्स देने या किसी फॉरेन वेकेशन पर ले जाकर खुश करने का वेट ना करें। आप प्यार से बात करके, उसे रिस्पेक्ट देकर भी तो उसे खुश कर सकते हैं। तो आइए इसी खूबसूरत बात के साथ आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी चैप्टर की ओर। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। मैं हूं पल्लवी भारती, और मेरे साथ आप सुन रहे हैं अ स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ की ऑडियो बुक समरी। आई होप कि अब तक तो आप काइज़न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। आप इसकी मदद से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, करियर की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, अपने गोल्स को सेट करके उन्हें अचीव कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप खुद में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लाते रहें, अपने ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ को बना कर रखें। अगर आप काइज़न को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसी तरह इसमें बिलीव भी करना होगा।
साथ ही आपको अपने शरीर और दिमाग की पावर में भी बिलीव करना होगा। यही आपको वहाँ तक ले जा सकते हैं जहाँ तक पहुँचने का आप प्लान बनाते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप अपने मेंटल कंपास को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। और पता है, काइज़न की एक और बड़ी खासियत ये है कि ये बड़े से बड़े चैलेंजेस के सामने ना बहुत ही पोलाइट और पेशेंट एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है। जब आप इसे अपनाते हैं तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चैलेंजेस कितने टफ हैं। अगर आप खुद में ज़्यादा खुशी और शांति महसूस करना चाहते हैं तो आप अपनी कार से स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने ड्राइवर को काफ़ी जगह दें और उसकी केयर करें। अगर आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाना चाहते हैं तो आप खुद से क्वेश्चन पूछें और फिर उस क्वेश्चन के आंसर के लिए पेशेंटली और पूरे विश्वास के साथ वेट करें। अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा प्यार पाना चाहते हैं तो डेली किसी फ्रेंड या रिलेटिव या किसी अननोन के लिए एक छोटा सा प्यार भरा काम कर दें। देखिए, वो जो काम है ना, वो बहुत छोटा हो सकता है, पर वो काम आपको बहुत ज़्यादा खुशी और प्यार दे सकता है। आप काइज़न को एक कभी ना ख़त्म होने वाले प्रोसेस की तरह अपना सकते हैं। काइज़न हमें फ्रीडम देता है कि हम अपनी लाइफ को एक बहुत बड़े स्केल पर देखें और अपने अंदर किसी भी तरह का चेंज या इम्प्रूवमेंट ला सकें। जिस तरह से रिकॉर्ड बनाने वाला मैराथन रनर अपनी लाइफ के सबसे अच्छे टाइम से 1 सेकंड कम करने के मेथड की कंटिन्यूअसली खोज करता रहता है, उसी तरह आप अपनी लाइफ के खेल को कंटिन्यूअसली अच्छा बनाने की स्ट्रैटेजी खोज सकते हैं। आप ना छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश सकते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को कुछ सीखने में हेल्प करके खुद खुश हो सकते हैं। अपनी लाइफ से 1 या 2 मिनट का टाइम निकाल कर अपने किसी प्यारे इंसान के ब्रीफ केस या किसी बच्चे के लंच बॉक्स में कोई छोटी सी चिट्ठी लिख कर रख दें। आप छोटे छोटे काइंडनेस के काम करके अच्छा फील कर सकते हैं। आप रोज़ ट्राई करें कि आप अपने बिहेवियर में थोड़ी सी स्वीटनेस लाएं, क्योंकि देखिए, आप माने या ना माने, पर आपके द्वारा लाई गई थोड़ी सी स्वीटनेस किसी का पूरा दिन मिठास और प्यार से भर सकती है। आपके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है काइंडनेस, यानी दयालुता, जिसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। इसे किसी स्पेशल ओकेजन या स्पेशल पर्सन के लिए बचा कर ना रखें। आप इसे जितना ज़्यादा खर्च करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप खुद में खुशी महसूस करेंगे। मेरा यकीन मानिए। सबसे बड़ी बात कि आप खुद की रिस्पेक्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। खुद को खुश रखें ना, इसके लिए आप खुद को हेल्थ का गिफ्ट दे सकते हैं। साथ ही अपने रिलेशंस को अच्छा बनाएं। अगर आपके हेल्थ और रिलेशंस अच्छे नहीं हैं ना, तो काइज़न के छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उन्हें अच्छा बनाने की ओर आगे बढ़ें। साथ ही दूसरों की रिस्पेक्ट का भी ख्याल करें। आप दूसरों से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछकर उनका सम्मान कर सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, अब ये तो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं ना। खुद से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस करें। जब आप काइज़न को अपने डेली रूटीन और हैबिट में शामिल करते हैं और इसकी पावर की खोज में निकलते हैं, तो आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपको बड़े बड़े इम्प्रूवमेंट्स की ओर ले जाते हैं। कभी कभी ना हम किसी प्रॉब्लम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जितनी रियल उस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स होती नहीं है क्योंकि हमने प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही ना ऐसा एक विचार बना रखा है। जब आप अपनी ज़िंदगी के हर पल को फील करने लगेंगे और ख़ुद में चेंज लाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने लगेंगे, फिर आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी लगने लगेगी। सबसे बड़ी बात कि आप में ना एक कॉन्फिडेंस जगेगा कि आप उस प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बड़े चेंज के अनाउंसमेंट करके छोटे छोटे चेंजेस करना स्टार्ट कर दें। असल में वही आपको बड़े चेंजेस की ओर ले जाएगा। इसका ना सिर्फ यही एक तरीका है। तो इस छोटे से सवाल के साथ अब इस बुक समरी को यहीं एंड करते हैं। मैं अपनी लाइफ के इस पार्ट को बेहतर बनाने के लिए अभी एक छोटा सा स्टेप क्या ले सकता हूँ या क्या ले सकती हूँ। आप पार्ट की जगह अपने हिसाब से कोई चीज़ चुन सकते हैं जिसे आप चेंज या इम्प्रूव करना चाहते हैं। फिर पेशेंटली आंसर का इंतज़ार करें। और हाँ, साथ ही मेरा भी इंतज़ार करें, क्योंकि मैं पल्लवी भारती आपसे मिलूंगी किसी और बुक समरी के साथ अगली दफ़ा। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्थी, बाय।